एक नाम जो कभी किसी फाइल में नहीं लिखा गया, एक इंसान जो शायद आज भी जिंदा है या शायद नहीं, और एक ऐसा काम जिसने 1971 में पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, लेकिन भारत सरकार को उसका नाम तक नहीं बताया। शायद पता है पर बताना नहीं चाहती। 1971 दिसंबर का महीना। ढाका की सड़कें खून और धुएं में डूबी हुई थीं। पाकिस्तानी फौज हर तरफ से घिरी हुई थी। भारतीय सेना पूर्व की तरफ से बढ़ रही थी। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके शहर के भीतर घुस चुके थे और उस पूरे अराजकतापूर्ण माहौल में ढाका के किसी एक कोने में बैठा एक शख्स चुपचाप एक संदेश भेज रहा था। वह संदेश था पाकिस्तानी जनरल की आत्मसमर्पण योजना की पूरी जानकारी। वह शख्स था रॉ का एक गुप्त एजेंट, और वह संदेश पहुंचा सीधे दिल्ली तक। लेकिन उस एजेंट का नाम किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, किसी मेडल की लिस्ट में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी संसद की बहस में नहीं। वह इंसान जैसे था ही नहीं। आज हम उसी इंसान की कहानी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में हमें मिलेंगे कुछ सवाल जिनके जवाब शायद आज तक किसी ने नहीं दिए। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 से पहले का पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। वहां के लोग दशकों से पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार सह रहे थे। उनकी भाषा छीनी जा रही थी, उनका बजट छीना जा रहा था, उनकी आवाज दबाई जा रही थी। और जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने चुनाव जीता, तो पाकिस्तान सरकार ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। बस बात यहीं से बिगड़ी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह कोई सैन्य अभियान नहीं था, यह एक नरसंहार था। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके कमरों में गोली मारी गई। हिंदू RASAA का AAA परिवारों को जला दिया गया। बंगाली बुद्धिजीवियों को उनके घरों से उठाकर गायब कर दिया गया। लाखों लोग भागकर भारत आए। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या करें? सीधे युद्ध में कूद जाएं या पहले जमीन तैयार करें? इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, और इस रास्ते पर जो सबसे जरूरी काम था वह था खुफिया जानकारी। राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी, 1968 में बनी, अभी महज 3 साल पुरानी। लेकिन इसके प्रमुख थे रामनाथ काउ, एक ऐसे इंसान जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी कमरे में बैठकर भी दूसरे देशों का भविष्य देख सकते थे। काउ साहब ने 1971 से पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया था। लेकिन नेटवर्क बिछाना आसान नहीं था। ढाका में घुसना मतलब एक ऐसी जगह जाना जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी की पकड़ हर गली मोहल्ले तक थी, जहां एक गलत कदम मतलब मौत। तो रॉ ने चुने ऐसे लोग जो ढाका की जमीन से थे, जो वहां की भाषा जानते थे, जो वहां के चेहरे थे, जो भीड़ में घुल जाते थे। इन्हीं में से एक था वह अनजान एजेंट। हम उसे एक नाम देते हैं सिर्फ इस कहानी के लिए। हम उसे कहेंगे शाहिद। शाहिद एक बंगाली मुसलमान, ढाका का रहने वाला, पेशे से शायद एक छोटा व्यापारी या एक अध्यापक या एक पत्रकार, हम नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि वह रॉ के लिए काम कर रहा था, और वह ऐसे वक्त में ढाका के भीतर था जब ढाका में हर अजनबी पर शक किया जाता था। उसका काम क्या था? पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की हर हरकत पर नजर रखना। जनरल नियाजी, पाकिस्तान का पूर्वी कमांडर, जहां भी जाता, जो भी बात करता, जो भी फैसला लेता, उसकी भनक शाहिद तक पहुंचती, और शाहिद से वह जानकारी पहुंचती दिल्ली तक। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। दिसंबर 1971 की शुरुआत, भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर तैयार थी। ऑपरेशन शुरू होने वाला था, और उसी वक्त ढाका के भीतर से एक ऐसी खबर आई
जो सब कुछ बदल सकती थी। खबर यह थी, जनरल नियाजी आत्मसमर्पण के बारे में सोच रहा है। रुकिए, यह कोई अफवाह नहीं थी, यह कोई अंदाजा नहीं था, यह एक ठोस सूचना थी। नियाजी के करीबी अफसरों की बातचीत, उनकी बैठकों का ब्यौरा, उनके संदेशों का लहजा, यह सब किसने इकट्ठा किया था? शाहिद ने। और यह जानकारी इतनी सटीक थी कि दिल्ली में बैठे भारतीय सैन्य रणनीतिकारों ने अपनी योजना बदल दी। अगर नियाजी पहले से ही टूट रहा है तो सीधे ढाका पर दबाव डालो, रास्ते काटो, संचार तोड़ो और उसे ऐसी स्थिति में ला दो जहां उसके पास कोई रास्ता न बचे। यही हुआ। 16 दिसंबर 1971 जनरल नियाजी ने 93 शून्य पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था और इस जीत में एक अनजान इंसान का हाथ था। लेकिन यहां से शुरू होती है असली कहानी। जब युद्ध खत्म हुआ, जब बांग्लादेश आजाद हो गया, जब भारत ने जश्न मनाया, तब क्या हुआ उस शाहिद का? हम नहीं जानते और यही सबसे बड़ा सवाल है। किसी भी सरकारी दस्तावेज में उसका नाम नहीं है, रॉ के किसी भी आधिकारिक बयान में उसका जिक्र नहीं है, किसी भी पुरस्कार समारोह में उसे नहीं बुलाया गया, किसी भी इतिहास की किताब में उसकी कहानी नहीं है। क्यों? इस सवाल के जवाब में 3 संभावनाएं हैं। पहली, वह मारा गया, युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद ईसी ने उसे पहचान लिया हो और उसका अंजाम वही हुआ जो दोहरे एजेंटों का होता है, खामोश मौत। दूसरी, उसे जानबूझकर भुला दिया गया। रॉ की नीति रही है अपने एजेंटों को कभी सार्वजनिक नहीं करना, क्योंकि एक बार नाम सामने आया, एक बार क्राम गवर्ता को, तो उसका परिवार खतरे में पड़ जाता है, उसके देश में रहने वाले रिश्तेदार निशाने पर आ जाते हैं। इसलिए चुप्पी ही सुरक्षा है। तीसरी और यह सबसे डरावनी संभावना है, वह आज भी कहीं है, बूढ़ा हो चुका है, शायद बांग्लादेश में, शायद भारत में, शायद कहीं और वह इंतजार कर रहा है कि कोई उसे याद करे, लेकिन कोई नहीं आया। हमने इस कहानी को खोजने की कोशिश की, पुराने अखबारों में, पुराने संसद के सत्रों में, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के संस्मरणों में, विदेशी खुफिया विशेषज्ञों की, लेकिन कोई नहीं आया। किताबों में और हमें मिले सिर्फ संकेत। 1974 में प्रकाशित एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक पंक्ति थी, इंडिया हैड ह्यूमन एसेट्स इनसाइड ढाका हु प्रोवाइडेड क्रिटिकल प्री सरेंडर इंटेलिजेंस। बस इतना, कोई नाम नहीं। 2009 में एक पूर्व रॉ अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा था, 1971 में हमारे कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में हम आज भी बात नहीं कर सकते। जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो चुकाए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। यह जवाब था या एक और रहस्य? 2013 में बांग्लादेश के एक पत्रकार ने एक बुजुर्ग से बात की, ढाका के पुराने इलाके में रहने वाले, नाम नहीं बताया, उम्र कोई 80 के आसपास। उस बुजुर्ग ने कहा, 1971 में मैंने भारत के लिए काम किया था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला, न पैसा, न सम्मान, न पहचान। मैंने सोचा था शायद बाद में कोई आएगा, कोई नहीं आया। वह पत्रकार उस बुजुर्ग का नाम लिखना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे यहां हैं और कुछ दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। यह कहानी सिर्फ एक एजेंट की नहीं है, यह कहानी उन सैकड़ों अनजान लोगों की है जो हर युद्ध में, हर संकट में, हर ऐतिहासिक मोड़ पर पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जो देश के लिए जान दांव पर लगाते हैं। लेकिन जब देश जश्न मनाता है तो वे भीड़ में कहीं खो जाते हैं। कोई परेड नहीं, कोई तमगा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक खामोशी। और इस खामोशी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि खुफिया दुनिया कैसे काम करती है। एक एजेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुमनामी होती है। अगर आज भारत सरकार उस एजेंट का नाम सामने लाए तो क्या होगा? बांग्लादेश में उसके परिवार पर खतरा,
पाकिस्तान में उसके साथ ही रहे लोगों पर खतरा, रॉ के आज के एजेंटों की पद्धति का खुलासा और सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद। इसलिए सरकारें चुप रहती हैं। लेकिन क्या यह चुप्पी सही है? यह सवाल बहुत पुराना है। क्या एक देश को अपने उन बेटों और बेटियों को भूल जाने का हक है जिन्होंने उसके लिए सब कुछ दिया? कुछ लोग कहेंगे यही तो खेल है, यही कीमत है। अगर आप इस रास्ते पर चले तो आप जानते थे कि आगे क्या है, लेकिन क्या वाकई जानते थे? जब कोई जवान, उत्साहित, देशभक्त इंसान रॉ की ट्रेनिंग लेता है तो क्या उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम कभी नहीं लिया जाएगा, कि तुम्हारी कुर्बानी किसी रिकॉर्ड में नहीं होगी, कि जब तुम बूढ़े होगे और दुनिया से जाओगे तो कोई नहीं जानेगा कि तुमने क्या किया? शायद बताया जाता है, शायद नहीं। और अगर बताया जाता है तो फिर भी जो इस रास्ते को चुनता है वह इंसान नहीं, एक किंवदंती है। शाहिद, चाहे उसका असली नाम जो भी हो, वह एक किंवदंती है। वह ढाका की उन गलियों में घूमता था जहां हर कदम पर मौत थी। वह पाकिस्तानी फौजियों की बातें सुनता था और उन्हें कोड में बदलकर भेजता था। वह जानता था कि अगर पकड़ा गया तो कोई नहीं आएगा बचाने, कोई डिप्लोमेट नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई समझौता नहीं, बस वह अकेला और उसका विश्वास। 16 दिसंबर 1971 जब नियाजी ने कलम उठाई और दस्तावेज पर दस्तखत किए, जब 93 शून्य सैनिकों ने हथियार डाले, जब ढाका की सड़कों पर लोग रोते, हंसते, नाचते हुए निकले, कहां था शाहिद? क्या वह भीड़ में था? क्या उसकी आंखों में आंसू थे? क्या उसने सोचा था मैंने यह किया था, इस पल के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी? हम नहीं जानते, हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब इतिहास लिखा जाता है तो वह उन लोगों का होता है जो कैमरे के सामने थे, जिनके नाम फाइलों में थे, जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपीं। इतिहास उन्हें नहीं जानता जो पर्दे के पीछे थे, लेकिन इतिहास की दिशा उन्हीं ने तय की। आज 2026 में जब बांग्लादेश 55 साल का हो रहा है, जब 1971 की पीढ़ी बूढ़ी हो चुकी है, जब उस युद्ध के आखिरी गवाह एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं, तब भी वह एजेंट शाहिद अनजान है। और शायद वह यही चाहता था, या शायद नहीं। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे और भी शाहिद हैं। 1999 कारगिल में, 2001 संसद हमले में, 2008 मुंबई में, हर बड़े संकट में, हर बड़ी जीत में कोई न कोई अनजान चेहरा था जिसने सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा, या मांगा भी और मिला नहीं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो मैं आपसे एक काम मांगता हूं। अगले बार जब आप 16 दिसंबर को याद करें, जब आप विजय दिवस का जिक्र करें, जब आप 1971 की जीत पर गर्व करें, तो एक पल के लिए उन अनजान चेहरों को भी याद करें जिनके नाम नहीं थे, जिनका इतिहास नहीं था, लेकिन जिनके बिना यह इतिहास होता ही नहीं। शाहिद जहां भी हो, जो भी हो, यह कहानी तुम्हारे लिए है। भारत माता की जय।